इंडिया की भी कुछ चीज़ें देखें, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोग अभी भी खालिस चीज़ें खा रहे हैं। अब इंडियंस की सेहत अच्छी हो रही है हमारी निस्बत, उनके देख रहे हैं आप अच्छे बॉलर्स। पाकिस्तानी कौम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो रही है। नई नस्ल आप देखिए, बारीक बारीक टांगों वाली आ रही है, बारीक बारीक टांग। यही वजह है और कोई वजह नहीं, बीमारियां बढ़ रही हैं। कहां से लेंगे आप फौजी, कहां से लेंगे आप एथलीट्स, कहां से लेंगे आप अच्छे स्टूडेंट्स? जब आप अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, आपके दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंचेगा। जब आपकी दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंचेगा, आपका दिमाग रोशन नहीं होगा। यह सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। दूध की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया भर में कभी चौथे नंबर पर होता है तो कभी 5वें नंबर पर। फिर भी पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद को दूध पीना नसीब नहीं होता, और अगर वो दूध पीते भी हैं तो खालिस कहाँ। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को तो मिलावट वाला दूध ही पीना पड़ता है, बल्कि अब तो नकली दूध की भी कई इकसाम बाजार में मौजूद हैं। और बड़े शहरों के ज्यादातर मकीन तो वही सफेद माया पी पिला लेते हैं जिसे उर्फे आम में दूध ही कहा जा रहा है। अब जरा गौर करते हैं कि जब दूध की पैदावार इस कदर ज्यादा है कि हम दुनिया में चौथे 5वें नंबर पर आते हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को दूध जैसी नेमत आम तौर पर दस्तयाब क्यों नहीं है? और अगर दूध मिलता भी है तो मिलावट वाला या दूध के नाम पर नामालूम सफेद माया शय ही क्यों फराहम की जाती है? दरअसल अंग्रेजों ने तिजारती कंपनियों की आड़ में हिंदुस्तान पर बिलाखिर कब्जा जमा ही लिया, तो यहाँ के सब कुदरती वसाइल भी उनके काबू में आ गए। सन 1947 में अंग्रेज तो बावजूद नीवा नीवा होकर यहाँ से निकल गया था, लेकिन एक तरफ उसके बालिकों ने मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए यहाँ के वसाइल पर कब्जा जमाए रखने का शैतानी खेल अब तक जारी और सारी रखा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रिश्वत खोर मकामी हुक्मरानों ने कभी इंसान दोस्त पॉलिसियां तश्कील देने की जहमत ही गवारा नहीं की, और हमेशा अपने जाती और शख्सी मफादात को ही मद्देनजर रखा है। इसीलिए हमारा दूध भी अभी तक हमारा नहीं है, हमारे बच्चों को ये मिलता ही नहीं है, हमारे मरीजों और जरूरतमंदों के लिए मौजूद ही नहीं है, क्योंकि दूध की बड़ी मिकदार मल्टीनेशनल कंपनियां कई कई साल की पेशगी अदायगी के निज़ाम के तहत ही खरीद लेती हैं। तफसील इस इजमाल की यह है कि पाकिस्तान में कमोबेश 1 करोड़ दूध देने वाले जानवर मौजूद हैं, जो सालाना 60 से 70 अरब लीटर दूध फराहम करते हैं। दूध देने वाले पाकिस्तानी जानवरों में सबसे ज्यादा तादाद भैंसों की है, जबकि दूसरे नंबर पर गाय और फिर भेड़ बकरियां और ऊंटनियां वगैरह आते हैं। सबसे ज्यादा दूध की पैदावार सूबा पंजाब में है, दूसरे नंबर पर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है। बलूचिस्तान में दूध की पैदावार सबसे कम है। दर हकीकत पंजाब और सिंध के मौसमी हालात और ज़मीनी खिता फार्मिंग के लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ चारा आम और सस्ता है और पानी के वसाइल भी बासानी दस्तयाब हैं। लेकिन एक मसला तो यह है कि पाकिस्तान में दूध देने वाले जानवरों की पैदावारी सलाहियत निहायत कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी गाय औसतन 1100 लीटर सालाना दूध देती है, तो ऑस्ट्रेलियन गाय औसतन सालाना 7000 लीटर दूध देती है। अब आप देख लीजिए, पैदावार में 6 से 7 गुना का फर्क है। फिर पाकिस्तान हर साल करोड़ों डॉलर के जानवर और मसनूई नस्ल कशी के लिए सेक्सल सीमेन बाहर से मंगवाता है। हमारे यहाँ डेयरी जेनेटिक्स का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। फिर जानवरों के इलाज मुआलजे की सहूलियात भी पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं, और जहां ये निज़ाम मौजूद है भी तो वो बहुत महंगा है, और लोग आम तौर पर टूने टोटकों से ही काम चलाते पाए जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो पाकिस्तान के सब शहरों में दूध का फराहमी का रिवायती निज़ाम मौसर तौर पर मौजूद था। यानी मेरी वालदा ने मुझे दूध लेने के लिए भेजना, और जिसको कहते हैं ना चुआवा दूध पंजाबी में, यानी दूध दोहा मेरे सामने दोना और दूध को लेके आना। डेरे थे, भैंसें रखी हुई थी लोगों ने। एक बात तो ज़रूर है कि ऑक्सीटोसिन का टीका तब भी लगाते थे, और ऑक्सीटोसिन का टीका जो है वो जानवर के जिस्म में एक ख़ास तरह की तेज़ी पैदा करता है, और उसको ये एहसास दिलाता है कि जैसे अब उसको दूध दे देना चाहिए।
तो उसमें ऑक्सीटोसिन के टीके के इस्तेमाल की बहुत सारी खराबियां भी हैं जो अब सामने आ रही हैं कि नस्ल जो है वो जल्दी जवान हो जाती है, उसके अंदर बलूगत के आसार ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन का टीका तब भी लगाया जाता था। भैंसें, गाय, बकरियां शहरों में रखने का रिवाज आम था, डेरे थे और लोगों को आम तौर पे खालिस दूध दस्तयाब था। हुकूमतों ने इनकंसिस्टेंट फैसले लिए, ऐसे फैसले जिनके अवाम के ऊपर दूररस असरात मुरतब हुए और जानवरों को शहर से निकाला गया ये कह के कि शहरों में जानवर जो है वो गंद डालते हैं। अब तो ये ज़हनी गंद है जो उस दौर की हुकूमतों ने बाहर निकाला और ये समझा कि जानवर गंद हैं, हालांकि ये उनका ज़हनी गंद था जो उनके अंदर मौजूद था। जानवर तो आपको दूध फराहम करता है और उसको आप गंदा कैसे कह सकते हैं? ये तो आपके ज़हनी गंद का सबूत है कि आप किसी को इसलिए गंदा कहें कि वो आपको गंदा लगता है। तो ऐसी बात नहीं थी। अब जानवर जब निकल गया तो दूध भी सारा बाहर निकल गया। तो जब दूध बाहर निकल गया तो फिर अब रोएं। अब ये सूरत हाल है कि खालिस तो दूर की बात है, असल दूध भी नहीं मिलता। अच्छा, अब देसी घी की सुन लें। 80s के अंदर चूंकि अफगान जिहाद जारी था तो अमेरिका और यूरोपियन ममालिक बटर ऑयल के डब्बे भेजा करते थे और जाहिर है कि यहाँ पे जो मुजाहिदीन थे या जो मुहाजिरीन थे, तो वो मुहाजिरीन जो है वो उनको इतनी बड़ी तादाद में चीज़ों की दस्तयाबी की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो मार्केट में बेच देते थे इसलिए कि उनको कैश की ज़रूरत होती थी। तो हमारे यहाँ पे एक पूरी मंडी जो है वो बटर ऑयल से भरा हुआ होता था, यानी यूरोपियन और अमेरिकन देसी घी भी हमें खाने को दस्तयाब था। अभी इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल है वो जो देसी घी के नाम पे भी जो चीज़ बिक रही है उसकी भी कुछ समझ नहीं आती है। अब इंडिया के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया ने डेयरी जेनेटिक्स की एक कंपनी से 2018 में मुआहिदा किया और तमाम टेक्नोलॉजी भारत मुंतकिल कर ली है। लोकल नस्ल पर काम किया है उन्होंने, शानदार कामयाबियां इकट्ठी की हैं और अब आगे इंडिया एशिया का सबसे बड़ा सेक्सुअल सीमन सेंटर बना रहा है। यानी आप गौर करें इस सूरत हाल पे कि साहिवाल पाकिस्तान का शहर है और ये नीली बार के इलाके में है। दो दरियाओं के दरमियान में जो जगह होती है उसको बार कहते हैं, इसको नीली बार कहते हैं। तो नीली बार की भैंसों की मशहूर तरीन नस्ल, उसकी तादाद अब भारत में रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। नीली बार की भैंसें भी बड़ी शानदार होती हैं, भूरी भूरी जिसको कहते हैं ना, तो वो नीली बार की भैंसें भारत में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं शुरू से ही। ये अमृतसर का, गुरदासपुर का, बटाला का और जालंधर का जो एरिया है, क्योंकि पंजाब तकसीम हो गया 1947 में, तो जब पंजाब तकसीम हुआ तो कुछ शहर उधर को रह गए, तो नीली बार यानी साहिवाल से जो भैंसें उधर जाती थी वो भी उधर रह गई। तो वो उन्होंने वो नस्ल ज़ाया नहीं की है। और यकीन करें इस वक्त यानी ज़हनी अफलास हुक्मरानों का इस बात से जाहिर होता है कि नीली बार की भैंसों की तादाद पाकिस्तान में कम हो रही है और हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रही है। और नीली बार की भैंसें बेहतरीन दूध देती हैं और बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, उनका दूध भी बहुत उम्दा किस्म का होता है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एनिमल हस्बेंड्री कमीशन जो है वो पाकिस्तान का, उसके हुकाम तो लगता है भंग पी के सोए रहते हैं। इनको चाहिए कि अपनी तनख्वाहें हलाल करें, दुनिया भर की लाइव स्टॉक कंपनीज को पाकिस्तान में मदऊ करें और सेक्सुअल सीमेंट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेके आए। अच्छा, हुकूमत को भी चाहिए और रियासत को चाहिए कि इस शोबे को टैक्स फ्री करार दे ताकि ये शोबा जो है वो इम्प्रूव हो सके। आप ये देखें कि मल्टीनेशनल कंपनियां, उनकी जो वर्किंग है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उसकी सूरत यह है कि कुछ तो अपना रिकॉर्ड ही जाहिर नहीं करती कि उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट से कितना दूध हासिल किया है और फिर आगे कितना दूध फरोख्त किया है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो वही रोल प्ले कर रही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर किया था। सिर्फ एक कंपनी जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी, आप अंदाजा करें कि स्विस कंपनी पाकिस्तान में काम करती है और दूध इकट्ठा करती है, वो अपने सिर्फ एक खाते में 50 करोड़ लीटर दूध की सालाना प्रोक्योरमेंट यानी खरीद जाहिर करती है कि हम 50 करोड़ लीटर पाकिस्तान से दूध हासिल करते हैं। लेकिन इस हवाले से चूंकि शफाफियत मौजूद नहीं है तो उसका सबूत यह है कि पाकिस्तान का बहुत सारा दूध मल्टीनेशनल कंपनियां ले जाती हैं, कई गुना मुनाफा पर अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क फरोख्त करती हैं। और गवालों का फायदा यह है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे बिलीव करते हैं ना हमारे लोग, तो गवालों को फायदा यह है कि उन्हें पैसे एडवांस मिलते हैं और दूध भी उन्हें दोहना नहीं पड़ता। उन्हीं के मुलाजिम आते हैं और दूध ले जाते हैं, उनके पास एक मीटर होता है, उसके मुताबिक वो पेमेंट कर देते हैं। दूध की एक मरकजी मल्टीनेशनल कंपनी स्विस है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। अच्छा, दूसरी जो मरकजी कंपनी जो हमारे यहाँ काम करती है वो डच है, और डच आपको पता है तारीखी तौर पे समुद्री कज़ाक के तौर पे मशहूर है। और जैसे कि कहते हैं कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता, तो वो अपनी कंपनी के रिकॉर्ड को छुपाते हैं। और ये डच जो हैं ये दूध और दीगर मसनूआत फराहम करने वाली एक बड़ी पाकिस्तानी कंपनी को भी खरीद चुके हैं।
जो कि यही काम पहले से करती थी और बहुत बड़ी कंपनी है। जबकि पाकिस्तानियों की यह सूरत हाल है कि पाकिस्तानी बाहर से मंगवाए गए खुश्क दूध से बना दूध और फिर इसी खुश्क दूध से बने दूध और फिर उससे बनाए गए दही का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यानी हालत यह है कि मैं मानसेरे में रहता था और वहाँ पे मेरा पेट ख़राब हो गया, तो हमारे यहाँ आम फार्मूला है कि आप दही खाएं तो आपका पेट ठीक हो जाता है। मैंने एक दिन दही लेके आया, खाया, ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन गया, दही लेके आया, खाया, ठीक नहीं हुआ। 3 दिन मैं खाता रहा, ठीक नहीं हुआ। मैं गया चौथे दिन, मैंने उसी दुकान वाले के पास, दही उसका बड़ा अच्छा था, टेस्ट अच्छा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये दही मैंने 3 दिन हो गया, मेरा पेट ख़राब है, तो मैं 3 दिन से दही खा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं ठीक हो रहा। उसने कहा जी ये दही वो वाला दही नहीं है जो आप लोग पंजाब में खाते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा दही है? उसने कहा ये हम खुश्क दूध से बनाते हैं, इस दही से आपको वो फ़ायदा नहीं होना। तो हालत ये है कि पाकिस्तान के पहाड़ों में, सहराओं में, बियाबानों में जो देहात हैं, जो लोग हैं, वो पता नहीं क्या खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। दूध एक बुनियादी चीज़ है, अल्लाह का नूर है ये। अच्छा अब रेट्स के ऊपर रेगुलेशन की क्या सूरत हाल है? जो मकामी दूध जो फरोख्त होता है, दूध का सरकारी रेट 170 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि ये 190 से 220 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। अच्छा, अगर आपने खालिस दूध लेना है, जिसको आप चुआवा दूध कहते हैं, या दोहा हुआ आपके सामने जो दूध है, वो 300 रुपये, 350 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। अच्छा, अब 350 रुपये में भी आगे फिर एक और डिवीजन है कि ऑक्सीटोसिन वाले टीके का दूध चाहिए या ऑक्सीटोसिन के टीके के बगैर दूध चाहिए। तो अगर ऑक्सीटोसिन के टीके के बगैर वाला दूध है तो फिर उससे भी थोड़ा सा महंगा फरोख्त हो रहा है। जो डब्बे वाला दूध है वो बहुत ज़्यादा महंगा है वो भी, और उसके अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। इसमें सूरत हाल ये है कि फैट्स का वो लेवल छोड़ते हैं कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में जो आखिरी लेवल होता है ना, वहाँ तक फैट्स का लेवल छोड़ते हैं। बाकी वो सब चीज़ें उसके अंदर से उसका इस्तखराज कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। फिर हमारे यहाँ ये भी तमीज़ ख़त्म हो गई कि दूध गाय का है या भैंस का, ये कोई तफरीक अब सिरे से ही मौजूद नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने दूध लेके आना तो मेरी माँ ने दूध देखना तो उन्होंने कहना कि ए गोका भी विच पाता है। मैंने अपनी माँ से पूछा गोका किनू कहते ने? तो मेरी माँ ने कहना गाय के दूध को कहते हैं, ये पतला होता है तो और पीले रंग का होता है, तो उसकी वजह से पिलाहट आ जाती है। अभी तो शहर में जितना देसी घी दस्तयाब है वो सारा गाय का है। इसकी तफसील में आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, ऐसी सूरत हाल भी मौजूद है कि केसट लगी हुई होती है, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री। भाई वो कौन सा दूध है जो एक गड़वी के साथ आप एक गड़वी फ्री दे रहे हैं? वो दूध है ही नहीं। शर्तिया तौर पे ये बात कही जा सकती है, क्योंकि किलो के साथ किलो या तकरीबन सवा किलो की गड़वी होती है, तो 1.25 किलो के साथ 1.25 किलो की, यानी 1.25 लीटर के साथ 1.25 लीटर दूध ये कैसे दिया जा सकता है भाई? ये कौन सी भैंसें हैं, ये कौन सी गायें हैं, ये कौन सी बकरियां हैं जो गड़वी के साथ गड़वी? क्योंकि नेचर में तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, जो मिल्क शेक बिक रहे हैं बाजार में, उसमें आमतौर पर दुकानदार दूध नहीं डालते। वो एक जग सा रखा होता है, उसके अंदर वो दूध नुमा कोई सयाल शय, कोई माया शय डाली हुई होती है वाइट कलर की, उसको थोड़ा सा छुपा के डालते हैं उसके बीच में, और उससे फिर वो जो है वो आपको मिल्क शेक बना के दे देते हैं और आप बड़े मज़े से पीते हैं। उसके बाद किसी को कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, किसी को कोई और मसाइल हुए होते हैं, वो असल वजह यह है कि उसके अंदर दूध नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी मसला है कि गाय भैंसें जो हैं उनकी दूध की पैदावार जो है ना, वो इंटरनेशनल मायार से ना सिर्फ इंतहाई कम है, बल्कि उसके आगे उसके अंदर वैल्यू एडिशन का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है प्रॉपर। सिर्फ 3 से 4% दूध से मक्खन और देसी घी वगैरह बनाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जो गाय का देसी घी होता है वो ज़ाहिर थोड़ा सा पिलाहट माइल होता है। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो घी बिक रहा है ना, वो देसी घी वो गाय का बिक रहा है। और भैंस के दूध का जो देसी घी होता है वो सफ़ेद और फिर सब्ज़ी माइल होता है और ज़्यादा गाढ़ा होता है। और वो कई लोग कहते हैं कि जी हम वो भैंस का देसी घी बेच रहे हैं, लेकिन किसी का यहाँ पे कोई एतबार नहीं है। आप अपने घर के ऊपर जो बनाएंगे उसका आप एतबार कर सकेंगे। देसी घी का जो नर्ख है लाहौर में वो 2200 रुपये से 2600 रुपये फ़ी किलो है दुकानों पे। और ये देसी घी शर्तिया, क्योंकि पीला रंग है उसका, नज़र आ रहा है गाय के दूध का बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें आगे फिर 2 फ़र्क हैं खुराक में। देखिए खुराक में क्या हो रहा है, एक क्रीम का घी है और एक मक्खन का घी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्रीम का घी सस्ता पड़ता है, ज़्यादा बनता है, और मक्खन का घी जो है ना वो थोड़ा बनता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अगर आप अद्वियाती निज़ाम को देखें, जो पुरानी तिब है, जो यूनानी तिब है, उसमें शीरे गाओ यानी गाय का दूध जो है ना वो दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हल्का होता है और उसकी एब्जॉर्प्शन आसान होती है। लेकिन सेहतमंद आदमी के लिए, जो सेहतमंद आदमी है, उसके लिए भैंस का दूध, फारसी में उसके लिए जामूस या गामूस का लफ्ज़ है, वो बेहतरीन दूध है। या मैं आपको एक तज्जिया पेश करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि फ़ी 100 ग्राम या फ़ी 100 मिलीलीटर दूध हो तो उसमें सूरत हाल क्या होगी।
कि गाय का दूध हो तो उसमें कैलोरीज, यानी बुनियादी चीज़ तो पानी है ना, पानी कितना होगा, कैलोरीज कितनी होंगी, विटामिन्स कैसे कैसे होंगे। तो मैं आपको तरतीब बताता हूँ कि अगर 100 ग्राम यानी 100 मिलीलीटर, थोड़ा सा फ़र्क होता है माया में और तोलने वाली चीज़ में ना, ठोस में, तो दोनों तरह से चूँकि हमारे यहाँ बिकता है, तो उस 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम दूध हो तो उसमें अगर वो गाय हो तो उसमें पानी की मिकदार 87.99% यानी तकरीबन 88% पानी होता है, जबकि भैंस के दूध में 83.39% मिकदार होती है पानी की। अच्छा, इसी तरह जो कैलोरीज हैं वो गाय के दूध के अंदर 61 कैलोरीज आपको मिलती हैं, जबकि 100 ग्राम 100 मिलीलीटर के अंदर, और 97 कैलोरीज आपको मिलती हैं भैंस के दूध के अंदर। यानी ये तकरीबन 1/3 से ज्यादा का फर्क है कि भैंस का दूध इतना मतलब ताकतवर होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन की अगर आप बात करें तो गाय में 3.29 ग्राम जो हैं वो आपको प्रोटीन के मिलते हैं, जबकि भैंस में 3.75 ग्राम, 3.25 ग्राम आपको 100 ग्राम के पीछे प्रोटीन मिलती हैं। अच्छा, फैट्स में देखें, फैट्स में आधे से भी ज्यादा का फर्क है कि गाय के दूध में 3.34 ग्राम फैट है, और जबकि भैंस के दूध में 6.89 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर 6.89 ग्राम फैट है। इसलिए इसमें से देसी घी भी ज्यादा निकलता है और अच्छा निकलता है। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम उर्फे आम में निशास्ता कहते हैं, उसकी मिकदार में भी काफी फर्क है। गाय के दूध में 100 ग्राम के पीछे 4.66 ग्राम, 4.66 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे गाय के दूध में, जबकि भैंस के दूध में 5.18 ग्राम 100 ग्राम के पीछे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। अच्छा, कैल्शियम में ये सूरत हाल है कि गाय के दूध में 119 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलेगा और भैंस के दूध में 169 यानी 169 मिलीग्राम आपको कैल्शियम दस्तयाब होगा। 100 ग्राम दूध के पीछे 93 मिलीग्राम फास्फोरस गाय के दूध में होगा, जबकि भैंस के दूध में 117 मिलीग्राम होगा। सोडियम की मिकदार 49 मिलीग्राम गाय के दूध में होगी, जबकि 52 मिलीग्राम जो है वो 100 ग्राम भैंस के दूध में आपको होगा। इसी तरह पोटेशियम की मिकदार जो है वो गाय के दूध में 152 मिलीग्राम होगी, जबकि भैंस के दूध में 178 मिलीग्राम होगी। विटामिन सी की मिकदार जो कि इंटरनेशनल यूनिट्स के एतबार से है, गाय में 0.94 यूनिट आपको मिलेगा, और भैंस के दूध में ये मिकदार 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, 2.25 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन सी के होंगे। और जो विटामिन ए है वो गाय के दूध में फी 100 ग्राम 126 इंटरनेशनल यूनिट होंगे विटामिन ए के, और 178 इंटरनेशनल यूनिट होंगे विटामिन ए के 100 ग्राम दूध के पीछे भैंस में। इसमें भी काफी फर्क है। और विटामिन B2 उसकी मिकदार जो है वो गाय के दूध में थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.162 मिलीग्राम जो है वो विटामिन बी आपको उसमें मिलेगा गाय के दूध में, जबकि 1.135 मिलीग्राम भैंस के दूध में होगा। इसलिए ये चूंकि विटामिन B2 मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो गाय का दूध इसीलिए ओवरऑल अच्छा समझा गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के देहात का रुख करें, आप हज़ारा डिवीजन में चले जाएं, आप किसी और इलाके में चले जाएं, आप देखेंगे कि अब खीर, कस्टर्ड, फिरनी, इन सब में दूध की बजाय टी वाइटनर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, टी वाइटनर बनाने वाले इदारों ने क्या 2 नंबरी की है? उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने डब्बों के ऊपर पहले दूध लिख के लगाया हुआ था। बड़े लोगों ने केसेस किए, बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं बना। बड़ी ताकतवर पार्टियां थी, कुछ मुख्तदिर इदारे भी थे जिन्होंने अब अपने इदारे आगे डच कंपनी को बेच दिए हैं। अब उसमें हाई कोर्ट्स ने उसका नोटिस लिया और हाई कोर्ट्स ने उसके मुसलसल ऑर्डर्स जारी किए, तो उन्होंने अब अपनी धोखाबाज लाइनों को काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर टी वाइटनर फिर भी नहीं लिखा हुआ होता है, और बहुत सारी 2 नंबरी अभी भी जारी है। लोग उसमें खीर, कस्टर्ड और फिरनी में दूध के बजाय टी वाइटनर इस्तेमाल करते हैं। क्या से तो नहीं है जो बंदा टी वाइटनर के अंदर खीर, कस्टर्ड और फिरनी बना रहा है? और टी वाइटनर मुख्तलिफ तरह के तेलों से बनाए जाते हैं जनाब, यानी वो उसमें किसी किस्म का दूध का इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी कोई बेस के अंदर दूध का कोई एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होता। और यानी मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ पे जो स्कूल बनाया था हमने बफा में, उसके साथ हमने एक दुकान भी बनाई थी, और सारा हमने तजुर्बा किया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। जो जितने देहात के अंदर लोग ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान में देहात में लोगों को खालिश चीज़ें दस्तयाब हैं, देहात में दूध सही मिलता है, अब देहात में भी सही दूध नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी कौम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो रही है, कद छोटे हो रहे हैं, जिस्म मुनहनी हो रहे हैं, और नई नस्ल आप देखिए बारीक बारीक टांगों वाली आ रही है, बारीक बारीक टांग। यही वजह है और कोई वजह नहीं। बीमारियां बढ़ रही हैं,
और बीमारियां कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। और ये सब अल्लाह के नूर यानी दूध में मिलावट का नतीजा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी का नतीजा है। मेरे एक मिलने वाले, वो कहते हैं दूध में पानी नहीं मिलाते, दूध में पानी नहीं मिलाते। एक दिन पकड़े गए, मैंने कहा आप तो दूध में पानी मिलाते हैं। कहते हैं जी गुजारा नहीं होता, वारा नहीं खाता। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, अगर भैंसों और गायों को ये पता चल जाए कि आप तो उनके दूध में मिलावट करते हैं और उनको खुदा शऊर से बहरावर कर दे, तो मैं आपको बताऊं, यकीन करें वो आपको किक्स कराएं और आपको उड़ा उड़ा के हवा में मारें कि अल्लाह ने आपको उनके ज़रिए मुफ्त में दूध अता किया है और आप उससे कारोबार कर रहे हैं, उससे पैसे भी कमा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उनके दूध में पानी मिला रहे हैं। और पानी मिलाना तो बहुत पीछे रह गया है। पानी जो मिलाता है ना, उसको तो समझते हैं कि ये लोग, ये फिर भी फरिश्ता सिफ्त टाइप आदमी है। यानी इतने तसव्वुरात ख़राब हो गए हैं, दीन के बारे में, मुआशरे के बारे में, अखलाक के बारे में, खुराक के बारे में। यानी क्यों लोग जाते हैं यूरोप में, क्यों जाते हैं अमेरिका में, क्यों जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में? इसी वजह से कि वहाँ पे ना खालिस चीज़ कोई नहीं है। आप यूट्यूब पे हमें देखते हैं ना, आप इंडिया की भी कुछ चीज़ें देखें, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोग अभी भी खालिस चीज़ें खा रहे हैं। अब इंडियंस की सेहत अच्छी हो रही है, हमारी निस्बत अच्छी हो रही है। उनके देख रहे हैं आप, अच्छे बॉलर्स सामने आ रहे हैं। वो वजह यही है कि उनकी खुराक अच्छी है। अब हमारे यहाँ खुराक इतनी महंगी हो गई है और फिर खालिस भी नहीं मिलती है। ये कैसे चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये क्यों होगा? ये कौन आएगा इसको रोकने के लिए? कौन आए? को आसमान से उतरेगा तो फिर ये रुकेगा? हमने ही रोकना है इस चीज़ को। और मल्टीनेशनल कंपनियों का जो ये लूट खसूट का कारोबार है कि आप एक चीज़ 100 रुपए की खरीदते हैं और 500 रुपए की, 400 रुपए की फ़रोख्त करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के सर पे, और हुकूमतों की अदम रेगुलेशन की वजह से इन चीज़ों के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? खुराक में खुदा का वास्ता है, खुराक के अंदर इस तरह मत करें। लोगों को खाना खाने दें, लोगों को सेहतमंद रहने दें। लोग बीमार हो जाएंगे, मुआशरा सारा बीमारों का हो जाएगा। कहाँ से लेंगे आप फौजी? कहाँ से लेंगे आप एथलीट्स? कहाँ से लेंगे आप अच्छे स्टूडेंट्स? जब आप अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, आपके दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुँचेगा। जब आपकी दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुँचेगा, आपका दिमाग रोशन नहीं होगा। और ये 14 तबक जो है ना, वो कैसे रोशन होंगे? 14 तबक एक तो सज़ा के ज़रिए रोशन होते हैं ना, वैसे दिमाग के 14 तबक खुराक के ज़रिए भी रोशन होते हैं। तो अल्लाह करे कि हम सबको इन नाजायज़ मुनाफाखोरों से, इन शैतानों से हिफाजत का कोई मुकाम मिले और हम वहाँ चले जाएं। इस मुल्क को भी अल्लाह मियाँ अपनी हिफाजत में रखे और यहाँ से अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को नाजायज़ मुनाफाखोर शैतानों से महफूज रखे और असली दूध की लज्जत से और उसके फ़वाइद से बहरावर होने के आम मौक़े अता फरमाए। क्योंकि हुक्मरानों ने तो करना कुछ नहीं और बेकसों का सहारा बस वही खुदा है। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपकी रहनुमाई हमारे लिए मशअल राह है। अल्लाह हाफ़िज़।